तो ये सब इश्यूज को बैलेंस करते हुए सॉल्यूशन निकाल के आगे जाना, ये एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें अलग अलग ऑप्शंस, सॉल्यूशंस हम सोच रहे, हम उस पर काम कर रहे। अर्बन मिशन है उसके बारे में जो इसमें काम कर रहा है, स्मार्ट सिटी का मिशन है। तो ये सब सोच के अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दो। ऑन द अदर वे आई विल ऑल्सो से कि रूरल एरियाज़ में भी ये देने चाहिए, क्योंकि अगर रूरल एरियाज़ में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो शायद लोग अर्बन एरिया में उतना माइग्रेट ना करें। पर ये जो काम हो रहे हैं इनमें आपको क्या लगता है कि सक्सेस रेट कितना आपको दिखाई देता है? क्योंकि प्लानिंग तो हो जाती है और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी एक तरीके से करने का प्रयास होता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कुछ सक्सेस रेट मिलता हुआ दिखाई देता है? क्या सक्सेस रेट वाकई में हासिल कर रहे हैं कुछ? जो हम टारगेट करते हैं, जिस उद्दिष्ट से या जिस उद्देश्य से हम इसको बना रहे हैं, सक्सेस रेट 60% के राउंड अबाउट रहेगा। उसकी मेजर वजह ये है, हम सबको, आम सिटीज़न को ये सोचना चाहिए कि वी शुड ओबे द लॉ। हम कितने भी बड़े रोड बनाएं और अगर एक अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है तो वो तो पूरा ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर ही देगा। आप कितने भी अच्छे रोड बनाएं और अगर टू व्हीलर अगर फुटपाथ पे से चलने लगी तो वो तो पेडेस्ट्रियन के लिए रहेगा ही नहीं। तो रूल्स फॉलो करना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक शायद कितना भी अच्छा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर करो, उसका हम लाभ उठा नहीं पाएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी इंडियन फॉरेन कंट्री में जाए तो क्या वो थूक पाएगा रास्ते पे? क्या रास्ते पे कचरा डाल पाएगा? एक बार उसने डाल दिया, उसको $100 या 400 पाउंड का अगर उसको फाइन बैठ गया तो इसका मतलब है उसको 8,000 या 10,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा भरने पड़ेंगे। और वही आदमी जब फॉरेन से वापस आता है तो जैसे ही वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एयरपोर्ट हो मुंबई का, बाहर आते ही वो सब चीज़ें शुरू कर देता है, कचरा फेंकना, थूकना। हम अगर दूसरे देश के कानून अगर हम ओबे कर सकते तो हमारी मातृभूमि के हम कानून क्यों नहीं ओबे कर सकते? हमारे मातृभूमि के कानून अगर हम ओबे करने लगे तो शायद दिक्कतें इतनी ना आए, समस्याएं इतनी ना आए। हमारे पास आज हम वक्त की बात करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं बोलते हैं, कई घंटों हम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। मतलब मजाक से तो मैं कहता हूँ कि जिस ज़माने में आदमी के हाथ में घड़ी नहीं थी तब वो वक्त ज़्यादा समझ पाता। आज घड़ी हाथ में आने के बाद भी वो वक्त की कीमत नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे हालात जब रहेंगे, और दूसरा कि मेरी पेइंग कैपेसिटी है तो मैं कुछ भी करूँगा, ये एक गलत धारणा है। कई बार तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारे कानून ये मतलब मकड़ी के जाल जैसे है, जो भी कोई वीक है वो उसमें फंस जाता है और जो ताकतवान है वो उसको तोड़ के आगे निकल जाता है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये हमने बनाया कानून है और हमको ही उसको ओबे करना है, तब कुछ फर्क पड़ सकेगा। नहीं तो वर्ल्ड टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भी शायद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आप एनएमआरडीए के चेयरमैन भी रहे हैं और एनआईटी के जो हैं वो कमिश्नर भी रहे हैं। नागपुर में जो विकास की स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ख़ास तौर से आपका कमेंट मैं चाहूँगा कि हमारे नागपुर में 2 डेवलपिंग एजेंसी होने की वजह से एनआईटी और एनएमसी का जो झगड़ा चलता है, इसके इतने दिन आप रहे हैं नागपुर में, उस शहर पर आपने काम किया है, ये झगड़े की मूल वजह आपको क्या लगती है? क्यों ये झगड़ा जो है वो चल रहा है और आज का नहीं, बहुत पुराना है, और इस झगड़े को कैसे सुलझाया जा सकता है?
आई थिंक नागपुर शायद पूरे इंडिया में एकमेव ऐसी सिटी है जी जो कैपिटल रहने के बाद उपराजधानी बनी है। जब ये सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल थी तब ब्रिटिशर्स ने 1927 में एनआईटी बनाया। जी क्योंकि ये कैपिटल सिटी थी, उनको लगा कि ये अच्छी तरह से डेवलप हो। कॉरपोरेशन बाद में बनी, जी बट जब कॉरपोरेशन बनी तो क्लियर कट एरिया डिमार्केशन किया गया कि कॉरपोरेशन के पास क्या है और एनआईटी के पास क्या है। दोनों का एरिया अलग अलग डिमार्केट किया, और जो एनआईटी का एरिया था उसके लिए एनआईटी प्लानिंग अथॉरिटी भी रही और उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी भी रही। प्लानिंग अथॉरिटी मतलब कंस्ट्रक्शन परमिशन देना वगैरह वगैरह, और डेवलपमेंट करना वही उनका काम। विद इन सिटी, या जैसे हम शायद गावठान भी कह सकते हैं, ओरिजिनल गावठान, उसमें कॉरपोरेशन का। और जब मैं यहाँ एनआईटी चेयरमैन था करीब करीब 16, 17, 18 में, तब ये मूव हुआ कि एनआईटी और एनएमआरडीए, नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों को मर्ज किया जाए, और उस दिशा में स्टेप्स लिए गए। बाद में किसी वजह से ये स्टेप्स अभी, जहाँ तक मुझे पता है, अभी ये मर्जर अभी होना बाकी है, और कब होगा मुझे पता नहीं। बट एनएमआरडीए का क्लियर डिफाइंड एरिया क्या रहे और एनआईटी का क्या रहे, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, एनआईटी 1927 में बनी, ऑन द सेम ग्राउंड्स एमएमआरडीए बना था। एमएमआरडीए के बाद अगर पूरे राज्य में कहीं अगर दूसरी प्लानिंग अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, वो केवल नागपुर में थी। बाद में अभी संभाजी नगर में बना है हमारे पास, नासिक में बना है, और पूना में है, पूना मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। पूना यस हैज़ कम अप वेरी वेल, वो डेवलप हो रहा है। नासिक और औरंगाबाद अभी नासेंट स्टेज में है, अभी उसको काफ़ी बढ़ना है आगे। बट ये दो प्लानिंग अथॉरिटी या दो मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एनआईटी का एक दूसरा खासियत है कि एनआईटी वाज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी इवन इन कॉरपोरेशन एरिया। कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन तो काम करती ही थी, बट एनआईटी भी करती थी। मेन झगड़ा तो कॉरपोरेशन के साथ में ही है। बट ये स्थिति मुंबई में भी है। अच्छा, मुंबई में मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एमएमआरडीए। एमएमआरडीए करती है, बीएमसी नहीं। बीएमसी प्लानिंग का काम करती है, डेवलपमेंट थोड़े बहुत करती होंगी, छोटे मोटे काम, रोड वगैरह, बट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इन मुंबई आर डन बाय एमएमआरडी। एंड ऑन द सेम एनोलॉजी यहाँ हमारे पास एनआईटी करती है, और करती शायद आज भी करती है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये पॉलिटिकल बॉसेस को डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस सिटी। फॉर्चुनेटली नागपुर सिटी के लिए तो डबल इंजन है, गडकरी साहब भी है, सीएम साहब भी यहाँ है, फडणवीस साहब भी है, जो खुद मतलब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और उनको सब ये इश्यूज पता है। तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा। मैं तो यहाँ 2 साल था, वो तो यहीं पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं, उनको नागपुर सिटी का इंटरेस्ट उनसे अच्छा कौन जान सकता है। तो दैट मस्ट बी हिज डिसीजन, वॉट एवर ही टेक्स अ डिसीजन दैट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ नागपुर। पर जब आप एनआईटी के चेयरमैन थे तो कई सारे जो है वो विकास काम हुए, और ख़ासतौर से तीर्थ क्षेत्रों के विकास का जो काम है उसको एक तरीके से न केवल उसकी आधारभूत संरचना जो है वो विकसित हुई, और बाद में उसका एग्जीक्यूशन भी हुआ। ये क्या कहानी एक बड़ी प्रसिद्ध है कि एक नागपुर शहर में या शहर के बाहरी हिस्से में एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके डेवलपमेंट के लिए एक नेता आपके पास में आते हैं और वो कहते हैं कि माता रानी उनके सपने में आई है और ये काम जो है वो आपको करके देना है, मंदिर का हमें फिर से नए सिरे से विकास करना है। ये क्या कहानी है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन ये ज़रूर बात है कि कोराडी मंदिर का डेवलपमेंट करना वो चाहते थे, और वो किया हमने, और अच्छा किया।
बावनकुळे साहब, उनका बहुत विश्वास था माता रानी में। और अभी भी बहुत अभी भी विकास कार्य वो कर रहे हैं। कर रहे हैं। और उनका आग्रह था जो हमने किया, मेरे समय तो पूरा हुआ ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमने डेफिनेटली उसको शुरू किया और एक रास्ता। उसके साथ ही हमने और कई भी प्रोजेक्ट किए। ताजुद्दीन बाबा दरगाह का हमने उस वक्त काम शुरू, ताजबाग दरगाह, सॉरी, ताजबाग दरगाह का काम हमने शुरू किया। यहाँ अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर है, उसका काम मेरे टाइम में ही हुआ। एसटीपीज थे, एसटीपीज का काम हमने किया, जो अनट्रीटेड एनआईटी का एरिया में 262 एमएलडी के करीब करीब सीवेज अनट्रीटेड जाता था, उस पर हमने काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कुछ पुरानी चीज़ें उनकी प्रोटेक्टेड है आज चिंचोली में, उनका कंजर्वेशन का भी हमने प्लान किया। वहाँ हमने काफ़ी मेहनत की। फ्रैंकली स्पीकिंग 2018 में मैंने नागपुर छोड़ने के बाद मैं ये सब जगह विज़िट नहीं कर पाया। कोराड़ी तो मैं हो आया हूँ, बट ये बाकी जगह मैं विज़िट नहीं कर पाया। कोराड़ी अच्छा डेवलप हुआ है, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ, और शायद आज भी वहाँ कुछ डेवलपमेंट वर्क्स चालू है और चल रहे हैं। बट नागपुर को ये जो दो लीडरशिप है वो एक अलग दिशा में और अलग लेवल पे डेवलप कर रही है, चाहे वो गडकरी साहब हो या चाहे फडणवीस साहब हो। ये दोनों की वजह से नागपुर सिटी की एक अलग आइडेंटिटी बन पा रही है। वो रोड की डेवलपमेंट हो, ब्रिजेस की डेवलपमेंट हो या मेट्रो की डेवलपमेंट हो, एक अलग लेवल पे नागपुर जा रहा है। और आई थिंक ये बहुत एक क्रेडिटेबल बात है, क्योंकि नागपुर एज वी से इट्स एज गुड एज ए दूसरी राजधानी की जैसे हम उसको देखते हैं। इनफैक्ट असेंबली का विंटर सेशन भी यहाँ होता है। तो वो एक मुंबई के बाद अगर हम नागपुर की बात कहें तो वो डेवलपमेंट उसकी होना ये ज़रूरी है, एंड इट इज़ ए नीड ऑफ द आवर, और वो उस दिशा में हो रही है, ये अच्छा है। इंडस्ट्रीज भी काफ़ी आ रही है अभी नागपुर में, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नागपुर एक अच्छा डेवलप्ड सिटी बन तो चुका है और भी बनेगा। आपने नागपुर का और नागपुर के इन दो प्रमुख पॉलिटिशियंस का जिक्र कर दिया जो राजनीतिक तौर से बड़े मजबूत स्थिति में, और शायद इसीलिए वो अपने शहर का, अपने क्षेत्र का बहुत हद तक विकास करना चाह रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ऐसा था कि इतने जगह आपने काम किया है या इतने जगह अनुभव आपने लिया है, कहाँ के राजनेताओं की वजह से आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और कहाँ के किस शहर के या किस ज़िले के जो पॉलिटिशियन है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव आपको मिले? क्योंकि कोई अधिकारी कब तक रहे और किस तरीके से काम करे, उसे परेशान करना है या नहीं करना है, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है कि काम किस तरीके से होगा या नहीं होगा। तो कोई एक ख़ास ऐसा एक्सपीरियंस हो या आप ऐसे तुलनात्मक रूप से हमें बता पाएँ कि कहाँ पे काम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कहाँ पर काम करने में बहुत ज़्यादा एक तरीके से सहूलियत हुई, या कहाँ जो है नेताओं ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान किया? मैं लकी हूँ कि मुझे कहीं भी नेताओं ने परेशान नहीं किया। मैं 4 सीएम सर के साथ काम कर चुका हूँ, और मैं ये मतलब बिना झिझक कह सकता हूँ कि कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो नांदेड़ में जब मैं था तब अशोक राव जी चौहान वहाँ सीएम थे, नागपुर में था तब फडणवीस साहब सीएम थे, पूना में था तो डिप्टी सीएम अजीत दादाजी थे, और बाद में मैंने उद्धव ठाकरे साहब के साथ 2 साल उनका एडवाइज़र बोल के काम किया। बट मुझे कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मेरी ये प्रामाणिक धारणा है कि अगर हम हमारे पॉलिटिकल बॉसेस को अपनी जिनाइन डिफ़िकल्टी बता देते हैं तो वो समझ जाते हैं। हर वक्त
एक कन्फ्रंटेशन की भूमिका लेना ज़रूरी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। आप कन्फ्रंटेशन कर सकते हो। हमें गवर्नमेंट पगार इसलिए देती कि हम कुछ कर पाए। हमें इसलिए पगार दी नहीं जाती कि भाई हम सिर्फ बोलता रहे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो बहुत आसान है ना कहना। इससे इजी बात तो कोई नहीं कि भाई आपने बोला ये करो, हमने बोला नहीं कर सकते, आपने बोला वो करो, हमने कहा नहीं कर सकते। हम एडमिनिस्ट्रेटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सच में कायदे कानून के हिसाब से नहीं किया जा सकता है वो स्पष्ट तौर से बताए। और ये चारों को मैंने बताया था और वो चारों ने मुझे से मान लिया, ये मैं कह सकता हूँ। और जब मैं कर सकता हूँ विद इन रूल्स और विद इन लॉज में कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे करना चाहिए और मेरे एफर्ट्स उसी दिशा में होनी चाहिए। तो ये चारों तो टॉप लेवल पॉलिटिशियन है, इनसे कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, मैं स्टेट के करीब करीब 13 डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुका हूँ, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद कभी हो सकते थे, होते भी थे, बट अल्टीमेटली उनको पता चलता था कि जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेट और उनके इंटरेस्ट में है। और जब वो उनको पता चलता था वो एक किसी कार्यवाही करने का या किसी एक्शन लेने का बहुत पीछा नहीं करते थे, वो वहीं छोड़ देते। पर ये तो बात पॉलिटिकल बॉस की हो गई, लेकिन एक कहावत ये भी है, चाय से ज़्यादा केटली गरम। तो केटली जो है वो उसका उदाहरण जो अगर हम यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लें तो वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बॉस है वो जो समझदार है, इसीलिए वो पॉलिटिकली उस जगह पर बैठा हुआ है और एक तरीके से स्टेट को रूल कर रहा है और जो है पूरा का पूरा सिस्टम उसके कहे अनुसार चल रहा है। लेकिन छोटे स्तर पर जो है वो चीज़ें और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती है। जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो अपनी मनमानी से अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपके साथ में इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ तो वो तो एक तरीके से आपके लिए ये कहा जाएगा कि आप बड़े भाग्यशाली रहे। चाय के साथ किटली गर्म हो सकती है अगर वो मेटेलिक की हो। अच्छा। वो सिरेमिक की हो तो किटली गर्म नहीं होती। हाँ। तो जो भी पॉलिटिशियंस के ऐसे एक हाथ दो मेटेलिक किटली थे, हमने उनसे संपर्क तोड़ दिया और जो सिरेमिक वाले थे उनसे बढ़ा लिया। और जो सिरेमिक वाली किटली में जो चाय रहती है वो गर्म नहीं लगती आपको। जब आप पियोगे, जब जितनी चाहिए उतनी ही गर्म आपको मिलती है।